चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भैया आपके सामने हूँ बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार के अंदर जिसका नाम है सिलेक्शन वे। और देखिए साथियों, जैसा आप सबको पता है कि हमारी फिजिक्स की क्लास चल रही है और फिजिक्स के अंदर हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश, जिसका नाम है लाइट। और लाइट के अंदर मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो हमारे दिया गया है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, ये सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। एक छोटी सी क्लास आज मैं लूंगा जिसके अंदर मैं फिजिक्स के जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के वो मैं कराने वाला हूँ, जिसके अंदर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। प्रकाश के अंदर थोड़ा सा हम बात करेंगे तो स्कैटरिंग पढ़ेंगे, वर्ण वर्ण विक्षेपण पढ़ने वाले हैं। प्रकाश के अंदर यहाँ पे हम जब बात करते हैं साथियों तो कलर्स के बारे में क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। कभी कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो सब टॉपिक्स हैं जो आज मैं इस क्लास में कराने वाला हूँ। तो तैयार रहेगा, बहुत प्यारी क्लास होने वाली है हमारी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज यहाँ पे प्रॉपर्ली पहुंच रही होगी। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों आज की प्यारी सी क्लास को। और दूसरी बात यह है कि कल से हमारा यहाँ पे जो टॉपिक शुरू होने वाला वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारा रहेगा मैग्नेटिज्म। और फिर हमारी जो फिजिक्स की साथियों जो मेजर टॉपिक्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है और हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके कमेंट्स में पढ़ूंगा साथियों क्लास के बाद में, क्योंकि हमेशा मेरा फोकस ये होता है कि पहले पढ़ाया जाए और बाद में आपके कमेंट्स को यहाँ पे पढ़ा जाए, ठीक है। जल्दी बताइए। चलिए बालक। तो साथियों नमस्कार दोबारा से आप सबका। आपको बताऊं साथियों कि हम यहाँ पे फिजिक्स में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, तो आज हम यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए साथियों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है। चलिए समझते हैं पहले प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपको सीधी सीधे इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा और आपको ना बहुत कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। मतलब ये चीजें ऐसी हैं, ये कंसेप्ट ऐसे हैं जिसमें आपको हर दिन नया नया फैक्ट है जो देखने को मिलेंगे। आइए देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में बताऊं कि हमारे बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे जिनका नाम है आइजैक न्यूटन साहब, न्यूटन चाचा। तो उन्होंने एक बार देखा कि एक छोटा सा छेद था, उस छोटे से छेद के अंदर से एक प्रकाश की किरणें आ रही थी। वो प्रकाश की किरणें जब किसी ग्लास की प्रिज्म से टकराई तो ग्लास की प्रिज्म से टकराने के अंदर के कारण वो यहाँ पे 7 रंगों में टूट गई। तो उन्होंने सोचा ये ऐसा क्यों हुआ होगा, और इसी डिस्कवरी को बाद में नाम दिया गया जिसे बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आप जैसे देख पाएंगे इसमें कि जब यहाँ पे सफेद किरण कोई आती है, ग्लास की प्रिज्म से टकराती है, तो प्रिज्म से टकराने के बाद वो 7 अलग अलग रंगों में टूट गई है। यहाँ पे 7 अलग अलग रंग बने हैं और ये 7 अलग अलग रंग जो हैं वो प्रकाश का ही पार्ट होते हैं, प्रकाश का ही भाग होते हैं। तो सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो सफेद प्रकाश का 7 अलग अलग रंगों में टूट जाना, इसे बोलते हैं साथियों प्रकाश के अंदर वर्ण विक्षेपण, जिसे बोलते हैं प्रकाश के अंदर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, यहाँ पे आइजैक न्यूटन साहब थे। और उन्होंने सबसे पहले बताया, क्या बताया, कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो 7 रंगों से मिलकर बनती हैं, वो 7 रंगों से यहाँ पे बनी होती हैं और इन्हीं 7 रंगों से हमारा व्हाइट लाइट भी बनती है। तो प्रकाश की किरणों का यहाँ पे प्रिज्म से टकराकर ये प्रिज्म के द्वारा 7 अलग अलग रंगों में टूट जाना, इसी को कहते हैं साथियों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसी को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो सीधी सीधे कंसेप्ट ये बनता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का डिस्पर्जन क्या होता है, कि सफेद प्रकाश का 7 अलग अलग रंगों में टूट जाना। अब आपके मन में क्वेश्चन ही बनेगा सर कि 7 अलग अलग जो रंग होते हैं वो क्यों टूटते हैं, किस कारण से टूटते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए ध्यान से, बहुत इजी कंसेप्ट है भैया। देखो, अगर मान लो कि हमारे पास में प्रिज्म नहीं होता, ये हमारे पास में क्या दिया गया, देखो एक प्रिज्म दिया गया। अच्छा, प्रिज्म किसका बनेगा, तो प्रिज्म भैया हमारे पास बना होता है किसका, देखो कांच का, जिससे बोलते हैं सिंपल सी भाषा में ग्लास। अगर मान लो कि हमारे पास में यहाँ पे एक लाइट दी जा रही है, कौन सी लाइट है, यहाँ पे व्हाइट लाइट दी जा रही है, जिससे बोलते हैं सफेद प्रकाश। अगर सफेद प्रकाश के बीच में किसी प्रकार से कोई भी प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश यहां पे सीधे जाता। ये कंडीशन कब बनती, जब यहां पे किसी प्रकार से कोई भी जो प्रिज्म है वो नहीं है। बोलो सही बात है कि नहीं, सही बात है भैया। लेकिन जब प्रिज्म आया तो प्रिज्म के आने से हुआ ये कि प्रकाश किरणें सीधी ना जाके कहां मुड़ गई हैं, तो प्रकाश की किरणें साथियों सीधी ना जाके थोड़ी सी मुड़ गई हैं। अब ये बताओ, क्या इनके बीच में किसी प्रकार से कोई एंगल बना है, क्या यहां पे किसी प्रकार से कोई डिफरेंट एंगल बना, सर बिल्कुल बना। यहां पे साथियों जो कोण बना है, ये जो डिफरेंस बना है, ये जो यहां पे एंगल बना है, इसी को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं विक्षेपण कोण। क्या बोलते हैं, विक्षेपण कोण बोलते हैं।
आपके मन में सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, सर ये विक्षेपण कोण को क्या कहा जाता है? इसे इंग्लिश में साथियों बोलते हैं डेविएशन एंगल। क्या बोलते हैं? डेविएशन एंगल बोलते हैं। और ये बहुत प्यारा कंसेप्ट बनेगा साथियों कि विक्षेपण कोण किस पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है साथियों यहां पे प्रकाश की वेवलेंथ पर। किस पर? प्रकाश की वेवलेंथ। मतलब हम जब बात करेंगे तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? यहां पे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। तो सीधे सीधे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा, बहुत प्यारा बनेगा कि प्रकाश के अंदर जो वर्ण विक्षेपण होता है, ये प्रकाश किरणें जो 7 रंगों में टूटती है, ये किस आधार पे टूटती है, किस बेस पे टूटती है? तो ये टूटती है तरंग दैर्ध्य के आधार पे। इसका मतलब ये है कि जो 7 रंग यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, ये जो 7 कलर्स आपको नजर आएंगे, ये 7 कलर्स की जो वेवलेंथ होगी वो कैसी होने वाली है? अलग अलग होने वाली है। मतलब ये है साथियों, ये जो 7 प्रकाश आपको नजर आएंगे, ये 7 रंग जो नजर आएंगे आपको, इन सबकी यहाँ पे जो लैम्बडा है, इन सबका साथियों हम जब बात करते हैं लैम्बडा, अच्छा लैम्बडा को जानते हैं क्या बोलते हैं इसे? इन सबका जो लैम्बडा है, लैम्बडा को ही हम क्या बोलते हैं साथियों? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और इस तरंग दैर्ध्य को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इस तरंग दैर्ध्य को ही साथियों इंग्लिश में हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। मतलब इन सभी प्रकाश किरणों की यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो कैसी है? सेम है या अलग अलग है? इन सभी प्रकाश किरणों के साथियों जो तरंग दैर्ध्य है वो कैसी है हमारे पास में? अलग अलग है। क्या इतना सा कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गया? तो सीधी सीधे फैक्ट बनता है, सब प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो किस कारण से होता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के पीछे जो मेन रीजन है साथियों वो है प्रकाश के अंदर बनने वाली अलग अलग तरंग दैर्ध्य, अलग अलग वेवलेंथ। ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है इसका। अब आप कहेंगे सर कैसे हो जाता है, किस प्रकार से होता है? बहुत प्यारा कंसेप्ट बता रहा हूं, कतई सर वाला। देखो ध्यान से सुनो, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, सुनो ध्यान से। आपको मैं बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से बेटा, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही ज्यादा यहां पे दूरी चलेगा। क्लियर सारी बातें? मतलब जिसकी यहां पे वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी साथियों वो उतनी ही ज्यादा दूरी चलेगा और वो उतना ही कम यहां पे भटकेगा। लॉजिक क्लियर सारी बातें? आप खुद ही बताओ साथियों, यदि आपको अपने मंजिल पे पहुंचना है, आपको मंजिल बहुत दूर जाना है, मान लीजिए आपकी रास्ता बहुत दूर का है, आप क्या चाहते हैं आपके जीवन में भटकाव ज्यादा हो या कम भटके? अगर आपको बहुत दूर जाना है, जिंदगी में बहुत दूरी, बहुत लंबी यात्रा तय करनी है, तो भटकाव कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भटकाव जितना ज्यादा करोगे आपका रास्ता उतना ही ज्यादा लेट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जब बात करते हैं, अगर मान लीजिए तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, इसका मतलब यह है उसको दूरी बहुत ज्यादा चलनी है। और दूरी ज्यादा चलनी है मतलब उसके अंदर यहां पे जो डेविएशन है, मतलब उसके अंदर जो विचलन होगा, सुनो ध्यान से, उसके अंदर यहां पे जो विचलन होता है, इसी विचलन को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं विक्षेपण। क्या बोलते हैं? विक्षेपण। जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है साथियों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन। तो उसके अंदर डेविएशन ज्यादा होगा, डेविएशन कम होगा? उसके अंदर यहां पे डेविएशन कम होगा। क्या इतना सा कंसेप्ट यहां पे क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये बताओ मुझे कि हम जब बात करते हैं भैया कितने रंगों में टूट जाती है, तो ये यहां पे टूटती है 7 रंगों में। इन 7 रंगों को याद करने के लिए हमने यहां पे छोटी सी ट्रिक बना दी जिसे बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। पहला प्रकाश टूटता है वॉयलेट का, दूसरा है इंडिगो, तीसरा है ब्लू, फिर है ग्रीन, फिर है येलो, फिर है ऑरेंज, फिर है रेड हमारे पास में। मतलब ये 7 ये जो सफेद प्रकाश होती है 7 रंगों में टूट जाती है। तो यहां पे इसको नाम दिया विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब मुझे ये बताओ सबके सब ध्यान से, बहुत प्यारा कंसेप्ट पूछ रहा हूं, ठीक है? बहुत प्यारा कंसेप्ट। देखो, अगर मान लो कि ये हमारे पास में एक लाइट है, ये लाइट सीधी सीधे ऐसे जाती, अगर यहां पे प्रिज्म नहीं होता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बताना जल्दी से कि जो हमारे पास में लाल प्रकाश है, मान लो सर यहां पे एंगल बन रहा है थीटा आर, और यहां पे साथियों प्रकाश है हमारे पास में कौन सा? इंडिगो। कौन सा? वॉयलेट है मान लीजिए। तो जो वॉयलेट है, तो वॉयलेट में साथियों बन रहा है थीटा वी। तो किसकी मात्रा ज्यादा है? आप कहेंगे सर यहाँ पे थीटा वी की जो मात्रा है वो थीटा आर से कैसी है? ज्यादा है। बोलो जल्दी से। मतलब हम जब बात करेंगे किसमें विचलन ज्यादा होने वाला है, तो कहेंगे सर जो वॉयलेट होती है, जो यहाँ पे हमारे पास में बैंगनी प्रकाश है, उसमें यहाँ पे क्या है साथियों? डेविएशन कैसा है बताओ जल्दी से? इसके अंदर यहाँ पे डेविएशन कम है, डेविएशन ज्यादा है? इसके अंदर डेविएशन ज्यादा है। अगर डेविएशन ज्यादा है तो ये दूरी ज्यादा चलेगी, दूरी कम चलेगी, तो ये दूरी यहां पे कम चलने वाली है। तो कौन सा प्रकाश होता है जो बहुत ही कम दूरी पे चल पाता है? तो आंसर है बैगनी, जिसे बोलते हैं, जिसे हम सिंपल सी भाषा में साथियों क्या बोलते हैं? वॉयलेट। क्यों भैया? क्योंकि इसके अंदर डेविएशन ज्यादा है, इसमें विचलन ज्यादा है। जो अपने रास्ते से जितना ज्यादा भटकेगा साथियों उतनी ही कम दूरी को चलेगा। लॉजिक सी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे लाल प्रकाश के बारे में, तो लाल प्रकाश के अंदर आप देख पाएंगे साथियों जो यहाँ पे डेविएशन है, डेविएशन मतलब
जो यहाँ पे विक्षेपण है, क्या है विक्षेपण, वो यहाँ पे ज्यादा मिलेगा या फिर कम मिलेगा? भैया आप कहेंगे सर यहाँ पे डेविएशन कैसा है, बहुत ही ज्यादा कम है, दीज हैव द लो डेविएशन। अगर विक्षेपण कम है, डेविएशन कम है, बहुत ज्यादा डेविएशन बहुत ही ज्यादा लो है, इट मींस इनके द्वारा जो यहाँ पे डिस्टेंस चली जाने वाली है, इसके द्वारा जो दूरी चलेगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी कम होगी? तो इसके द्वारा साथियों यहाँ पे जो दूरी है वो यहाँ पे कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। यही रीजन होता है साथियों, जो लाल प्रकाश होता है, जो रेड लाइट होती है, वो बहुत दूर तक जाती है, और जो बहुत दूर तक जाती है उसे बोलते हैं खतरे का निशान। तो क्यों यहाँ पे लाल के प्रकाश को यहाँ पे खतरे का निशान कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर डेविएशन बहुत कम होता है, मतलब ये बहुत ही कम फैलती है, बहुत ही कम यहाँ पे डेविएट होती है अपने रास्ते से। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? तो आपसे पूछेंगे बताओ ये जो थीटा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इस थीटा को साथियों सीधे सीधे बोलते हैं डेविएशन एंगल। क्या बोलते हैं? डेविएशन एंगल बोलते हैं। इस थीटा को डेविएशन एंगल कहा जाता है। हिंदी में क्या कहेंगे साथियों? इसे हिंदी में कहेंगे सीधे सीधे विक्षेपण कोण। क्या बोलते हैं? विक्षेपण कोण बोलते हैं। और ये पूछेंगे आपसे बताओ ये जो विक्षेपण कोण होता है किस पर डिपेंड करता है? तो विक्षेपण कोण साथियों यहाँ पे तरंगदैर्घ्य के समानुपाती है, विक्रमानुपाती है। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी यहाँ पे वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो डेविएशन कम होगा, वेवलेंथ कम है तो डेविएशन ज्यादा होगी। आप खुद ही देखो कि हम जब बात करते हैं वॉयलेट के बारे में साथियों, इसकी वेवलेंथ कितनी है? सिर्फ 400 से लेकर 450 नैनोमीटर के आसपास। लेकिन वहीं पे लाल प्रकाश जो होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो डेविएशन यहाँ पे कम होगा। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना। तो आपने यहाँ पे बहुत सारी बातें समझी है कि कौन सा प्रकाश यहाँ पे ज्यादा फैलता है, कौन सा प्रकाश कम फैलता है, कौन सा प्रकाश यहाँ पे ज्यादा एंगल बनाएगा, कौन सा प्रकाश कम एंगल बनाएगा। समझ गए? तो सीधी सीधी क्वेश्चन बताओ कि सबसे ज्यादा विक्षेपण किसमें है? तो सबसे ज्यादा विक्षेपण है साथियों वॉयलेट में। सबसे कम विक्षेपण किसमें है? तो सबसे कम विक्षेपण होता है लाल में। सबसे ज्यादा दूरी कौन चलेगा? तो सबसे ज्यादा दूरी चलेगी लाल प्रकाश। सबसे कम दूरी कौन चलेगा? तो आंसर है वॉयलेट प्रकाश। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, सबके सब जल्दी से बताओ क्या इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं। और कुछ मत बोलना, बस इतना बताना, ठीक है? क्योंकि धीरे धीरे आप ये सारी की सारी बातों को समझ जाओगे, मतलब धीरे धीरे आपको हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ भैया कि अगर हमारे पास में एक प्रिज्म है ये वाला, अगर मान लो कि हमने सफेद प्रकाश को इस प्रिज्म से डाला तो क्या होगा इसके अंदर? ये 7 रंगों में टूट जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो कि मैंने इसी के अपोजिट दिशा में एक दूसरा प्रिज्म लगा दिया तो फिर हमें कौन सी लाइट मिलेगी? तो हमें भैया यहां पे मिलेगी कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। तो इस मतलब अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं, इन दोनों को मिला दूंगा तो कौन सी प्रोसेस होगी? तो इन दोनों को बेटा मिलाने से यहां पे देखा जाए तो कौन सी प्रोसेस होने वाली है? तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। और प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के साथियों अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि जब दो प्रिज्म को उल्टी दिशा में जोड़ दिया जाता है, सुनो ध्यान से, जब दो प्रिज्म को उल्टी दिशा में जोड़ दिया जाता है तो वहां पे अगर सफेद प्रकाश को डाला जाए तो बनने वाली प्रकाश कैसी होगी? सफेद होगी या 7 रंगों में जाएगी? अगर दो प्रिज्म को साथियों उल्टी दिशा में डाला जाए तो ये एक सिंपल से कांच का निर्माण कर लेगी, और ये सिंपल से कांच का निर्माण करेगी तो यहां पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का अपवर्तन होगा, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी। आप समझ गए? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट ये बनता है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो हमारा पहला वाला कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो गया। गलती बिल्कुल मत करना, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है? कंफर्म है? अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनो, आप यहां पे हम जब बात करते हैं तो हमें दिखाई देने वाली जो लाइट होती है वो यही होती है। आपको बताऊं साथियों कि हमारे आंखों की देखने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है। हम यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो 400 से लेके 450 400 से लेके 750 नैनोमीटर के आसपास की प्रकाश को देख पाते हैं। मतलब आप ये बोलो कि हमें जो दिखाई देने वाली लाइट होती है वो कौन सी होती है? तो हमें साथियों दिखाई देने वाली जो लाइट होती है वो होती है विवग्योर। मतलब हमारे जितने भी प्रकाश बनते हैं, जितनी भी हमारे रंग बनते हैं, वो सब इन्हीं रंगों से मिला के बनते हैं। आप समझ गए? मतलब हमारी आंखों की देखने की क्षमता ही यही होती है, तभी तो हमें दिखाई दे रही है। अगर सोचो कि हमें विवग्योर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि हमारी आंखें देख पा रही है। हमारे आसपास इतनी बहुत सारी प्रकाश कितने हैं, हमारे आसपास इतने सारे सिग्नल्स जाते हैं, इतनी सारी तरंगे होती हैं, हम नहीं देख पाते। जैसे एग्जांपल बताना चाहता हूं, ये रिमोट है, आपके पास टीवी का रिमोट होता है, आपके टीवी की रिमोट के अंदर साथियों किरणें निकलती है जिन्हें बोलते हैं आईआर किरणें, इन्हें बोलते हैं इंफ्रारेड किरणें। हम नहीं देख पाते लेकिन वो किरणें निकलती हैं।
अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये फोन है छोटा सा, इस फोन के अंदर से बहुत सारे रेडिएशन निकल रहे हैं, लेकिन वो रेडिएशन मुझे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे आंखों के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती। तो हमारी आंखें जो होती है सिर्फ किसी खास क्षेत्र को ही देख पाती है। तो हमारी आंखों के अंदर जो देखने की क्षमता होती है साथियों, वो होती है 400 से लेकर 750 नैनोमीटर के आसपास की, और उसमें पड़ने वाली जितनी भी तरंगे होती है उनको हम देख लेते हैं। समझ गए? और क्यों होती है? क्योंकि हर प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो अलग अलग होती है। तो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य है, सबसे कम जो वेवलेंथ है, किसकी है? वॉयलेट की। उससे ज्यादा है इंडिगो की, उससे ज्यादा है ब्लू की, उससे ज्यादा है ग्रीन की, उससे ज्यादा है येलो की, फिर है ऑरेंज, और सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है, सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ किसकी है? रेड की। और मैंने क्या बताया था? अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी तो दूरी ज्यादा होगी। बोलो हाँ या ना? और दूरी ज्यादा होगी इसका मतलब है वो बहुत दूर तक जाने वाली है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत मत लेना। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें? चलिए भैया, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों जिसे बोलते हैं प्रकाश का यहाँ पे वर्ण विक्षेपण, सॉरी प्रकाश का प्रकीर्णन, इसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बेटा मिलता जुलता कंसेप्ट है, बहुत मिलता जुलता कंसेप्ट है, सुनना ध्यान से। देखो क्या है ये, आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों कि इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की जा रही है। तो इसकी डिस्कवरी जो है साथियों भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा की जा रही है, जो है डॉक्टर सीवी रमन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में देखिए बनेगा, मैं पहले बता रहा हूं सारी की सारी बातें। तो इसकी खोज जो है साथियों वो यहाँ पे हमारे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, वो थे यहाँ पे डॉक्टर सीवी रमन जी। तो हमारे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे डॉक्टर सीवी रमन जी। तो सीवी रमन जी के द्वारा साथियों इसे यहाँ पे खोजा गया और इसे एक नाम दिया गया जिसे बोलते हैं रमन इफेक्ट। ये क्वेश्चन बनेगा आपसे कि किस प्रभाव को साथियों हम यहाँ पे रमन इफेक्ट बोलते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है? इसको ही साथियों बोलते हैं रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो कि ये हमारे पास में ये हमारे पास में देखिए साथियों लाइट आ रही है, देखो ध्यान से, ये लाइट आ रही है। अब ये हमारे पास में सीधे सीधे एक लाइट है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हमारी हवा के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ये मान लीजिए कि हमारे पास में हवा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? देखो एयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। अब आप ये जानते हैं सर कि हवा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, देखो ध्यान से। तो हवा के अंदर आपको बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स मिलने वाले हैं। अब ये जो हवा के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे कण होते हैं, ये नॉर्मली तो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते नहीं है। मान लीजिए कि कभी यहाँ पे कोहरा हो जाए, कभी यहाँ पे धुंध छा जाए, या कभी यहाँ पे धूल भरी आंधी चल रही है, तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होगा कि जो प्रकाश की किरणें आई हैं, मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें आई और यहाँ पे टकराई। अब इस टकराने के बाद होता क्या है साथियों कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनके टकराने से प्रकाश किरणें फैल जाती हैं। तो इनके टकराने से प्रकाश किरणें यहाँ पे सभी दिशाओं में फैल जाएंगी। क्लियर सारी बातें? तो प्रकाश किरणों का यहाँ पे फैल जाना, प्रकाश किरणों का फैल जाना, इसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर सारी बातें? मतलब सीधे सीधे भाषा में कहा जाए तो ये क्या होता है कि प्रकाश किरणों का यहाँ पे फैल जाना। तो सीधी सीधी भाषा में हम ये कह सकते हैं साथियों कि जो प्रकाश किरणें होती हैं, तो प्रकाश जो किरणें होती हैं यहां पे पदार्थ से टकराकर, देखो ध्यान से, तो प्रकाश जो टकराकर ठीक है, तो प्रकाश से टकराकर फैल जाने से क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बेटा सीधे सीधे मतलब होता है कि यहां पे हम जब बात करते हैं प्रकाश का स्कैटर हो जाना, देखो, तो प्रकाश के स्कैटरिंग का मार्ग की बात की जा रही है। स्कैटरिंग मतलब यहां पे जब लाइट होती है तो लाइट यहां पे क्या करती है साथियों? फैल जाती है, ठीक है। तो स्कैटरिंग का मतलब सीधे सीधे प्रकाश किरणों का फैल जाना है। अब आपको मैं बताऊं साथियों, प्रकाश किरणों का फैल जाना ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? तो ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे। जैसे अगर ये डिपेंड करता है, देखिए बेटा, किस पे? यहाँ पे साइज पर। अगर मान लो फॉर एग्जांपल साइज यहाँ पे किसी पार्टिकल का छोटा है तो कम फैलेगा, अगर साइज यहाँ पे बड़ा होगा तो ज्यादा फैलेगा, लॉजिक सी बात है। तो हम जब बात करते हैं तो प्रकाश किरणों का फैल जाना, अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये सीधी सीधी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में। तो सर ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर? देखो यहाँ पे वेवलेंथ पर। किस पे? यहाँ पे वेवलेंथ पर। वेवलेंथ की हम जब बात करते हैं
तो वेवलेंथ को साथियों हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसे हिंदी में सीधी सीधी बेटा क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हिंदी में तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा, सुनना जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं, देखो ध्यान से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, बताओ कि सर प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, देखो ध्यान से, कि प्रकाश के अंदर जो प्रकीर्णन की प्रोसेस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में साथियों? प्रकीर्णन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। तो स्कैटरिंग जो होती है साथियों, वो किस पे डिपेंड करती है? तो प्रकाश की जो प्रकीर्णन होती है साथियों, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। मतलब ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है हमारी वेवलेंथ पर। किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पर। सर वेवलेंथ मतलब क्या होती है? वेवलेंथ को हिंदी में साथियों बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। अच्छा, ये कैसे डिपेंड है? प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आप कहोगे सर ये भी हमारे पास में कैसे होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आप लॉजिकली समझो ध्यान से कि डिफरेंस क्या होता है। देखो डिफरेंस क्या, सुनो ध्यान से। डिफरेंस दोनों में बस सिंपल से बेटा, सिंपल क्या है कि सर इस वाली कंडीशन के अंदर यहां पे एक प्रिज्म होना चाहिए। समझ गए छोटी सी बात को? यहां पे प्रिज्म के अंदर होगा, प्रिज्म के अंदर आएंगी, टकराएंगी, फिर 7 रंगों में टूटेंगी। लेकिन स्कैटरिंग की बात करते हैं तो स्कैटरिंग जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही हो सकता है। मतलब बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे भी यहाँ पे जो प्रकाश किरणें फैल जाती है उसे बोलते हैं प्रकीर्णन। तो आप समझो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि वर्ण विक्षेपण के अंदर साथियों प्रिज्म होना चाहिए। अगर प्रिज्म नहीं दिया तो हमारे पास में वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। इंग्लिश में बताओ बेटा, इंग्लिश में तो बता रहा हूं मैं सारी सारी बातें। कहां थे हम लोग? कहां पे थे हम लोग? बताओ जल्दी से मुझे। हाँ, तो देखो डिफरेंस क्या बेसिकली, तो डिफरेंस ये कि वहां पे प्रिज्म चाहिए, यहां पे कोई भी पार्टिकल चलेगा। मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारे कमरे की बात करते हैं, हमारे कमरे में इतने सारे पार्टिकल्स मिलेंगे, तो इन पार्टिकल्स के द्वारा जो प्रकाश किरणें फैल रही हैं, जो डेविएट हो रही हैं, वो किस में शामिल होंगी? हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कहलाएंगी। अब ये भी किस पर डिपेंड करती है? दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन दी वेवलेंथ। ये किस पे डिपेंड करती है साथियों? डिपेंड करती है हमारी किस पे? तरंग दैर्घ्य के ऊपर। इसका मतलब ये है साथियों कि हमारे प्रकाश में सबसे ज्यादा कौन सा प्रकाश फैलेगा? तो हमारे में साथियों सबसे ज्यादा कौन सा फैलेगा? तो सबसे ज्यादा साथियों कौन सा होगा बताओ? तो यहां पे सबसे ज्यादा होने वाला है वॉयलेट। बोलो जल्दी से। मतलब इसके अंदर यहां पे प्रकीर्णन कैसा होगा? ज्यादा होगा। और जो लाल प्रकाश होगा साथियों, उसके अंदर यहां पे डेविएशन क्या, उसके अंदर स्कैटरिंग कैसे होगी? सबसे ज्यादा कम होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सबसे ज्यादा किस में है? वॉयलेट में है। सबसे कम किस में साथियों? यहां पे रेड में है। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा सर इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, बताइए जल्दी से। तो एग्जांपल्स देखो, बहुत प्यारा प्यारा पॉइंट है। पहला पॉइंट बनता है साथियों द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कि सर हमारे आसमान का जो रंग होता है वो नीला नीला होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा सर आसमान का रंग नीला क्यों होता है, इसके पीछे रीजन बताओ। रीजन क्या है? आओ मैं तुम्हें सारी सारी बातें बताता हूं। हैव अ लुक ऑन दिस, आपको सारी सारी बातें यहां पे क्लियर हो जाएंगी। देखो मैंने क्या बताया था साथियों कि यहां पे एक प्रकाश बनता है जिसे बोलते हैं विवग्योर। क्लियर सारी बातें? बोलो जल्दी से हाँ या ना। देखो इधर देखो, यहां पे हमारे पास में एक बनता है जिसे बोलते हैं विवग्योर। तो वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बोलो हाँ या ना। क्या दिक्कत तो नहीं है? अब सुनना ध्यान से, आपको मैं ये बताना चाहता हूं साथियों, ये जो हमारे पास दो कलर होते हैं, देखो कौन कौन से? इंडिगो और वॉयलेट। सुनो, ये जो हमारे पास में दो कलर होते हैं साथियों, कौन से होते हैं? इंडिगो, और दूसरा कौन सा होता है? देखो वॉयलेट। अब ये जो दो तरंगे होती हैं साथियों, किसके पास होती है? तो ये दोनों के दोनों प्रकाश तरंगे जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट के पास होती है। सुनो, इनको हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट। अब प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से, ये जो अल्ट्रा वायलेट तरंगे होती है ना, मतलब इंडिगो, और यहां पे किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंडिगो और वॉयलेट के बारे में। ये दोनों के दोनों तरंगे जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट के पास होती है। और अल्ट्रा वायलेट साथियों हमें दिखाई नहीं देती। सुनो ध्यान से, अल्ट्रा वायलेट जो होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। इसका मतलब यह है कि हम यहां पे अपनी तरंगों के अंदर किन दो तरंगों को बहुत ही कम देख सकते हैं। तो इन दो तरंगों में साथियों हम यहां पे इंडिगो को और वॉयलेट को बहुत ही कम देख सकते हैं। अब इसके बाद कौन सा कलर आता है? तो इसके बाद साथियों कलर आता है कौन सा? यहां पे ब्लू। और हम जब बात करते हैं कौन सा कलर होता है भैया, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? नीला बोलते हैं।
और यही रीजन है साथियों कि ये सबसे ज्यादा फैलता है। क्लियर सारी बातें। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वास्तव में सबसे ज्यादा कौन सा कलर फैलता है, तो आंसर भी ये ब्लू दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ब्लू की हम जब बात करेंगे, उसके नीचे के जो दो कलर हैं ये फैलते ज्यादा हैं, लेकिन हमारी आंखें इनको देखने में ज्यादा सक्षम नहीं होती हैं। हमें सबसे ज्यादा जो फैलता हुआ कलर दिखाई देता है वो कौन सा होता है? यहाँ पे ब्लू होता है। यही रीजन है कि जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा कम होगी वो उतना ज्यादा फैलेगा, उतना कम फैले, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो कम फैलेगा। मतलब यहाँ पे जब बात करते हैं किसके बारे में, रेड के बारे में, तो इसके अंदर साथियों स्कैटरिंग यहाँ पे ज्यादा होती है, कम होती है? इसमें साथियों स्कैटरिंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, इसका रीजन बताओ? क्योंकि वेवलेंथ जो है रेड की वो सबसे ज्यादा है। आप समझ गए? तो अगर आपसे पूछे कि हमारे आसमान का जो रंग होता है वो नीला नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, और कम वेवलेंथ होने के कारण वो ज्यादा फैलता है। आपसे पूछेंगे बताओ कि भैया चंद्रमा पर हमें किसी प्रकार से कोई भी जो वायुमंडल है, चंद्रमा पे किसी प्रकार से कोई भी कलर नजर नहीं आता। अगर आपसे पूछे बताओ कि चंद्रमा पर अगर खड़े हो जाओगे आपको आकाश कैसा नजर आएगा, तो चंद्रमा पे साथियों जो आपको आकाश है वो यहाँ पे काला काला नजर आएगा। क्यों आएगा भैया काला काला? इसका रीजन देखो ध्यान से। अगर आप चंद्रमा पे पहुंचते हैं, मून पर पहुंचते हैं, तो मून पर किसी प्रकार से कोई भी जो वायुमंडल है वो नहीं मिलेगी। देखो ध्यान से। तो मून के ऊपर बेटा किसी प्रकार से एटमॉस्फेयर नहीं है। अब ये बताओ कि वहां पर जब किसी प्रकार से एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो क्या वहां पे प्रकाश के अंदर यहाँ पे प्रकीर्णन हो पाएगा? क्या वहां पे स्कैटरिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जब स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, तो हमें यहाँ पे किसी प्रकार से जो प्रकाश है वो दिखाई देगा ही नहीं। क्लियर सारी बातें? आप समझ गए? तो सीधी सीधी क्वेश्चन बनता है कि चंद्रमा पर हमें किसी प्रकार से कोई भी जो रंग है वो दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? इसका रीजन है भैया क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। जब वहां पे वायुमंडल नहीं है तो वहां पर छोटे 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 कण नहीं मिलेंगे, और छोटे छोटे कण नहीं मिलेंगे मतलब हमें वहां पे किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पे जो रंग है वो दिखाई देने वाला नहीं है। सर वीनस पर होगा? बिल्कुल होगा साथियों, क्योंकि वीनस पर वायुमंडल है। आप समझ गए छोटी सी बात को? वीनस के अंदर यहाँ पे वायुमंडल है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर कि शाम के समय हल्का सा यहाँ पे देखो मैं उसी को बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैं सारे के सारे पॉइंट्स कवर करूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। देखो तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे आसमान का जो रंग होता है नीला क्यों दिखाई देता है। अब देखो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय यहाँ पे सूर्य का लाल दिखाई देना, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन समझो कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय साथियों जो डिस्टेंस होती है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि दोपहर के समय सूर्य जो है वो कहां पर है? सर पर है, डिस्टेंस बहुत कम होगी। और सूर्य उदय के समय, सूर्यास्त के समय मतलब सनराइज के समय और सनसेट के समय जो डिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। अगर खुद ही सोचो कि प्रकाश को ज्यादा डिस्टेंस चलना है, सुनो सुनो जो मैं कहने वाला हूं, अगर लाइट को ज्यादा डिस्टेंस चलना है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ेगी घटेगी? वेवलेंथ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भैया? क्योंकि अगर यहां पे दूरी ज्यादा चलनी है, सुनो ध्यान से, अगर यहां पे दूरी ज्यादा चलनी है तो इसका मतलब है कि उसकी यहां पे जो वेवलेंथ है वो बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा बेटा वेवलेंथ होती है लाल प्रकाश की। आप समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो हाँ या ना। यही रीजन होता है साथियों कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय हमें लाल प्रकाश क्यों ज्यादा दिखाई देता है? क्योंकि लाल प्रकाश की यहाँ पे जो तरंगदैर्घ्य होती है, लाल प्रकाश का जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है, और सूर्य उदय के समय सूर्यास्त के समय जो डिस्टेंस होती है वो सबसे ज्यादा कवर की जाती है। तो इस समय साथियों यहाँ पे जो लैम्बडा है, लैम्बडा मतलब जो वेवलेंथ है वो किसकी मैक्सिमम होती है? तो वेवलेंथ साथियों मैक्सिमम होती है किसकी? यहाँ पे लाल प्रकाश की। क्या दूसरा वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया? बेटा मैं सारे के सारे पॉइंट्स कवर करूंगा, डोंट वरी, है ना, प्लीज टेंशन न लो यार, मैं सारे के सारे पॉइंट्स कवर करूंगा। चलो आ जाओ ठीक है, क्लियर है सारी बातें? आ जाओ। दोपहर के समय सूर्य का जो सफेद या हल्का पीला दिखाई देता है, क्यों भैया? इसमें जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। देखो डिस्टेंस यहां पे जो होती है वो कम हो जाती है। आप समझ गए? अब आप खुद ही बताओ कि अगर मैं डिस्टेंस कम करता हूं तो कितनी कम होती है? बहुत कम होती है या बीच की कम होती है? बीच की कम होती है। देखो अगर आप यहां पे कलर पे आओगे ना तो वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बोलो हाँ या ना। तो बीच में जो कलर बनता है वो कौन सा बनता है? तो बीच में साथियों कलर बनता है येलो और ऑरेंज। यही रीजन होता है साथियों कि सूर्य जब बिल्कुल दोपहर में होता है तो डिस्टेंस जो होती है वो इतनी होती है कि कौन सी वेवलेंथ सबसे ज्यादा दिखाई देगी? जब सूरज हमारे बिल्कुल सर पर होता है, जब सूरज हमारे साथ बिल्कुल सर पर होता है तो उस कंडीशन में जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ आती है, सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य आती है वो किसकी आती है? वो आती है साथियों पीले प्रकाश की। क्लियर सारी बातें?
तो उस समय किसकी यहाँ पे प्रकाश सबसे ज्यादा मिलेगा? तो उस समय साथियों सबसे ज्यादा जो प्रकाश तरंग आती किसकी आती है? येलो की आती है। और जिसकी प्रकाश किरणें सबसे ज्यादा पहुंचेंगी हमें वो कलर दिखाई देने वाला है। आप समझ गए? तो ये मैंने बता दिया। चंद्रमा का यहाँ पे सफेद दिखाई देना, इसका रीजन क्या है बताओ? तो चंद्रमा भैया यहाँ पे हम जब बात करते हैं सफेद क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा के अंदर यहाँ पे सारे के सारे कैसे कलर होते हैं बेटा? मिक्स कलर होते हैं। सुनो, तो यहाँ पे चंद्रमा के अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो होता है साथियों, सर बट नीचे तो ग्रीन कलर है। नीचे ग्रीन कलर मतलब नहीं समझे नहीं बेटा, डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस इतनी कम है कि यहां पे जो प्रकाश किरणें वो येलो की पर पहुंच रही हैं। सबसे ज्यादा कम नहीं है, मतलब समझो कि डिस्टेंस के आधार पे भी तो वेवलेंथ आएगी ना। तो जो सूरज की डिस्टेंस होती है वो इतनी पहुंच पाती है कि सबसे ज्यादा यहां पे येलो कलर एमिट होता है। ठीक है, तो यहां पे चंद्रमा का सफेद दिखाई देना क्योंकि इसमें मिक्स कलर होती है। धुएं के समय हमें वातावरण के अंदर प्रकाश फैल जाता है। आप जानते हैं कि जब धुआं होता है तो धुएं के अंदर जो प्रकाश किरणें होती है थोड़ी सी फैल जाती है। किस कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार से आपको बताऊं कि कोहरे के समय हमारी विजिबिलिटी कम क्यों हो जाती है? तो कोहरे के समय साथियों विजिबिलिटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि यहां पे प्रकाश किरणें फैल जाती है और जो चीज फैलेगी उस पर फोकस ज्यादा रह नहीं पाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए हम जब बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे जो यहाँ पे आप कलर देखो कि व्हाइट कलर जो निकल रहा है कहां से? ये आसमान से जो कलर है वो फैल जाते हैं। तो बादलों के अंदर प्रकाश का फैल जाना किस पे डिपेंड करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन पे डिपेंड करता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे कि अगर यहाँ पे ग्लास का प्रिज्म हो रहा है तो ग्लास के प्रिज्म की बात की जा रही, तो ग्लास का जो प्रिज्म होता है साथियों, ग्लास का जो प्रिज्म होता है वो यहां पे क्या करेगा? वर्ण विक्षेपण करेगा। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। यहां पे ये जो येलो कलर होता है बेटा, येलो कलर, ये दिखा गया कि ऑरेंज और रेड के बाद, ऑरेंज और रेड के बाद सबसे ज्यादा यहां पे फैलने वाला जो कलर है वो कौन सा है? येलो होता है। मतलब हम जब बात करते हैं येलो के बारे में तो येलो कलर साथियों हमें बहुत पहले दिखाई देगा। देखो रेड जो होता है साथियों मैक्सिमम यहां पे दूरी जा सकता है। सबसे ज्यादा दूरी कौन जाएगा? यहाँ पे रेड कलर जाएगा। लेकिन ये जो येलो कलर होता है साथियों, येलो कलर, देखो इसका रीजन समझना, बहुत प्यारा रीजन बता रहा हूं। इसका रीजन ये है साथियों कि लाल जो प्रकाश होता है ये हमें थोड़ा सा रात में, देखो बेटा हम जब बात करते हैं तो यहां पे सबसे ज्यादा दूरी पे जाएगा, लेकिन येलो कलर जो होता है वो सबसे पहले दिखाई देता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जल्दी से बताओ कि यहाँ पे सबसे पहले दिखाई देने वाला कलर कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देने वाला जो कलर है वो कौन सा है? यहाँ पे येलो है। और यही रीजन है कि हमारे यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में हम येलो कलर जो होता है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एम्बुलेंस के अंदर यूज करेंगे, स्कूल बस में यूज करते हैं। यहाँ पे जो जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जो फुटपाथ पे क्रॉसिंग की जाती है, वहां पे येलो कलर का इस्तेमाल जो किया जाता है क्योंकि वो बहुत दूर से दिखाई देता है, सबसे पहले दिखाई देता है। मतलब अगर आप बहुत सारे कलर्स के बीच में येलो कलर को डाल दोगे, आप येलो कलर को बहुत आसानी से हटा सकते हैं। तो ये कुछ थे इसके फैक्ट जो मैंने बता दिए। सीधी सीधी क्वेश्चन बनेगा। यहां पे इतना ही फैक्ट बनता है कि प्रकाश की प्रकीर्णन की बात करते हैं तो होता क्या कि प्रकाश का हवा के कणों से टकराकर फैल जाने से बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, और यदि खोज किसके द्वारा की जा रही है तो आंसर डॉक्टर सीवी रमन जी के द्वारा की जा रही है। चलिए अब हमारे सामने देखिए कंडीशन बनती है जिसे बोलते हैं रेनबो वाली कंडीशन, जिसे बोलते हैं इंद्रधनुष वाली कंडीशन। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उन पॉइंट्स को जरा सुन लो। सबके सब जो फैक्ट बताऊंगा बेटा उससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी, सुनते चलना। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे फैक्ट है जो बन जाता है। देखो हम जब बात करते हैं साथियों किसके बारे में रेनबो के बारे में, तो आपने नोटिस किया होगा कि देखिए जब बरसात होती है, जब यहां पे बरसात होती है तो रेन के बाद अक्सर हमें यहां पे रेनबो है जो नजर आता है। बोलो जल्दी से। तो इंद्रधनुष है जो हमें यहां पे नजर आएगा। तो बरसात के बाद होता क्या, सुनो कि रेन के बाद इंद्रधनुष क्यों नजर आ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसका रीजन यह है साथियों कि बरसात के बाद हमारे हवा के अंदर यहां पे नमी हो जाती है, तो हवा के अंदर साथियों मॉइस्चर रह जाता है। बोलो जल्दी से। और इस मॉइस्चर के अंदर, सुनो ध्यान से, हवा के अंदर नमी की मात्रा होती है। और जब यहां पे प्रकाश किरणें गिरती हैं तो इस प्रकाश किरणों के गिरने से किसका निर्माण होगा? तो इसके प्रकाश किरणों के गिरने से यहां पे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो अगर मान लीजिए कभी सूखा सूखा दिन है, यहां पे सूखी सूखी दिन जा रहे हैं, तो वहां पे कभी भी आपको रेनबो दिखाई नहीं देगा। तो रेनबो दिखाई देने के पीछे कंडीशन होती है कि बरसात होनी चाहिए, बरसात होनी चाहिए, या फिर हमारी हवा के अंदर नमी की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होनी चाहिए। अगर हवा के अंदर नमी की मात्रा कम होगी तो हमें यहाँ पे जो इंद्रधनुष है वो दिखाई नहीं देगा। आप समझ गए? तो इंद्रधनुष को दिखाई देने की ना बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उनको जरा समझिएगा बहुत ही बड़ी तरीके से।
अब आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि हमारे पास में ना दो तरह के इंद्रधनुष होते हैं। एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं प्राइमरी इंद्रधनुष, इसे बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा होता है हमारे पास में द्वितीयक इंद्रधनुष जिसे बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। अच्छा, एक चीज और पूछेंगे आपसे, बताओ कि सर इंद्रधनुष का निर्माण हमेशा सूर्य की दिशा में होता है या सूर्य की विपरीत दिशा में होता है? तो इंद्रधनुष हमेशा जो बनता है बालक वो सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। याद कर लेना, सीधे सीधे फैक्ट बनेंगे, गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है? तो इंद्रधनुष का जो निर्माण है वो कहां पे होगा? सूर्य के समान दिशा में, सूर्य की विपरीत दिशा में। तो इसका निर्माण हमेशा 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 सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, सूर्य के समान दिशा में नहीं होता। चलो, अब आपके मन में एक फैक्ट और बनेगा कि भैया हमारे पास में जो प्राथमिक इंद्रधनुष है इसमें क्या होता है, कौन सा प्रकाश पहले मिलता है, कौन सा प्रकाश बाद में मिलेगा? सुनो, जितनी बातें बता रहा हूं उतना पढ़ लो, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा तुम्हारा, एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्योंकि बेटा आपको बताऊं एग्जाम में छाट छाट के क्वेश्चंस में बना के लेके आऊं आपके लिए। देखो, अगर हम बात करते हैं साथियों किसके बारे में, यहां पे प्राइमरी इंद्रधनुष के बारे में, तो इसमें कौन सा प्रकाश अंदर है, कौन सा प्रकाश बाहर है? तो सुनो, इसमें साथियों जो लाल प्रकाश होता है वो बाहर की तरफ मिलेगा, और यहां पे जो बैंगनी प्रकाश होता है वो अंदर की तरफ मिलेगा। देखो, ये हमारे पास में पहला इंद्रधनुष है। इसमें जो वॉलेट है वो कहां पर है? तो इसमें साथियों जो वॉलेट है वो देखो अंदर की तरफ है, और जो लाल प्रकाश है वो कहां पर है? तो लाल प्रकाश भैया कहां पर, देखो बाहर की तरफ है। क्या ये छोटी सी बात यहां पे नजर आ गई सबको? पहला पॉइंट बोलो हाँ या ना। तो कौन से इंद्रधनुष में जो लाल प्रकाश होता है वो बाहर बनता है? तो लाल प्रकाश बेटा बाहर बनता है पहले वाले इंद्रधनुष में जिसे बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक है भैया, इसमें कौन कौन सी क्रॉस प्रोसेस होती है? तो इसमें साथियों हम जब बात करेंगे तो कौन कौन सी प्रोसेस होगी, सुनो ध्यान से। इसमें 2 बार तो अपवर्तन होता है और 1 बार यहां पे परावर्तन होता है। मतलब यहां पे 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार परावर्तन होगा। आप ये देखो कि सबसे पहले प्रकाश किरणें अंदर आई, यहां पे माध्यम में बदलाव होगा। आप खुद ही देखो कि सर ये गोला क्या हमारे पास में, ये गोला है साथियों यहाँ पे बूंद जिसे बोलते हैं रेन ड्रॉप। क्लियर सारी बातें? ये जो छोटा सा आपको यहाँ पे गोला नजर आ रहा है इसे बोलते हैं वर्षा की बूंद, इसे बोलते हैं रेन ड्रॉप। अब ये जो प्रकाश किरणें हैं वो हवा से इस बूंद में अंदर जा रही है। आप देखो सबसे पहले यहाँ पे हवा से कहां गई है, इस बूंद के अंदर गई है। तो जब माध्यम के अंदर परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं अपवर्तन, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो पहली बार हुआ, और दूसरी बात देखो ध्यान से कि इस बूंद के अंदर से साथियों यहां पे प्रकाश किरणें बाहर जाएंगी। तो कितनी बार यहां पे अपवर्तन हुआ है? तो यहां पे 2 बार अपवर्तन हुआ है। दिखाई दिया सबको? बोलो जल्दी से। तो यहां पे कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ है? तो यहां पे 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। व्हेन द लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम दे हैव द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब यहां पे लाइट रेज यहां पे हवा से फ्रॉम द एयर रेन ड्रॉप में एंटर करती है तो 1 बार और 2 बार, एक बार अंदर जा रही है, एक बार बाहर आ रही है। तो कितनी बार यहां पे साथियों प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ है? बताओ जल्दी से। तो रिफ्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो 2 बार हुई है। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से। क्लियर सारी बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अगर आपने सारी क्लासेस पढ़ी होंगी ना आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आप सीधे सीधे इस क्लास में लाइव आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ चीजें चैलेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं ये लास्ट क्लास है हमारी आज की। इससे पहले की जितनी मैंने क्लासेस पढ़ा दी है सब में पहले पढ़ लो, आपको हर एक पॉइंट यहां पे क्लियर हो जाएगा। चलो, अब आप नोटिस करो इस वाली कंडीशन की। देखो इस वाली कंडीशन में क्या हुआ है कि लाइट रेज आ रही है और टकराने के बाद वापस जा रही है। तो क्या इसमें इससे इतने हिस्से में देखो, इतने हिस्से के अंदर क्या प्रकाश के अंदर किसी प्रकार से मीडियम में चेंज हुआ है? सर नहीं हुआ। क्या इतने हिस्से में किसी प्रकार से माध्यम में चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो यहां पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? रिफ्लेक्शन हो रही है। कितनी बार हो रही है? 1 बार हो रही है। तो यहां पे देखो हम जब बात करते हैं तो 1 बार क्या हो रहा है? तो 1 बार यहां पे परावर्तन हो रहा है। रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है? 1 बार हो रहा है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कहां से? यहां से। समझ गए? मतलब आपके लिए जो मैंने 2 बातें बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि कौन सा प्रकाश बाहर रहता है। तो भैया हमारे पास में लाल प्रकाश बाहर है और बैंगनी प्रकाश कहां पर है? अंदर है। और दूसरा जो मैंने पॉइंट बताया था तो ये पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधी सीधी फैक्ट बनते हैं, एंगल को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? क्या इतनी सी बातें बेटा क्लियर है कि नहीं? ये बताओ सबके सब जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर प्लीज। सिर्फ वो बच्चे बताना जिन्होंने सारी की सारी क्लासेस ली हुई हैं। अगर जो बच्चे हमारे साथ में अभी जुड़े हैं तो उनसे मैं बोलूंगा पहले आप प्लीज पढ़ो, उसके बाद ही बताना मुझे। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से आपने चीजें पढ़ी हुई हैं तो बताओ मुझे कि यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं है।
क्लियर सारी बातें? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलें। अब इसी की तरह साथियों एक होता है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी इंद्रधनुष, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष बोलते हैं। अब द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर बस सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई चेंज नहीं करना। देखो इसमें साथियों आप नोटिस करोगे ये वाला हिस्सा, मतलब पहले इंद्रधनुष के बाद जितने भी हमें इंद्रधनुष नजर आएंगे, पहले इंद्रधनुष के बाद हमें जितने भी इंद्रधनुष नजर आएंगे उन सबको क्या कहा जाता है, द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाता है। अब इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, कि एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, छह हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, डिपेंड करता है कि कहां पर कैसी क्या बन रही है। ये मतलब हम जब बात करते हैं तो एक नहीं होती है, मतलब प्राइमरी इंद्रधनुष हमेशा एक ही होगा, समझ गए? इसकी संख्या साथियों एक ही होती है। लेकिन हम जब बात करते हैं इसके बाद बनने वाले कितने इंद्रधनुष होते हैं, तो इसके बाद साथियों बनने वाले कितने भी इंद्रधनुष हो सकते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं। अब इसमें अपोजिट क्या, देखो इसमें अब देखा जाएगा तो डिफरेंस क्या नजर आएगा, इसमें डिफरेंस ये होता है, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, देखो ध्यान से, कि इसमें क्या क्या होगा। इसमें दो बार क्या होता है, तो दो बार तो अपवर्तन होता है और दो बार यहां पे परावर्तन होता है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है कि भैया किस इंद्रधनुष के अंदर दो बार अपवर्तन है, दो बार परावर्तन है, तो इसमें साथ दो बार अपवर्तन है, दो बार परावर्तन है। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ जल्दी से कि भैया हम बात करते हैं इसमें देखो यहां से अंदर देखना, यहां से अंदर कौन सा प्रकाश नजर आएगा, लाल प्रकाश, ठीक है, क्लियर सारी बातें। और हम जब बात करते हैं बाहर कौन सा प्रकाश है, तो बाहर है साथियों हमारे पास में नीला प्रकाश। तो ये सारी सारी बातें मैंने बता दी है। अच्छा एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनो, आप में से कुछ विद्यार्थी बोल सकते हैं भैया कि लाइट पहली बार हमने इतनी क्लासेस में पढ़ी है, आपने टोटल यहाँ पे 9 क्लासेस ली है लाइट पढ़ाने के लिए, आपने टोटल भैया हमारे 9 क्लास ली है सिर्फ और सिर्फ लाइट को पढ़ाने के लिए। तो बेटा इसका रीजन मैं बताना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से सबके सब बहुत बड़ी तरीके से। लाइट को साथियों मैंने इतना डिटेल से पढ़ाया है ना, कि अगर इतना पढ़ने के बाद भी तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर तुम्हारा भला हो नहीं सकता है। और आपको मैं बता दूं कि मैंने इसके अंदर तुम्हें सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ाए हैं, प्लस आपको बहुत सारे इसमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करा दी है, और मैं कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूं। तो अगर मेरे 9 क्लास पढ़ाने के बाद तुम्हारे एक ऐसा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है जिससे हमेशा क्वेश्चन आने ही आने हैं, आप रेलवे में चले जाओ, एसएससी में चले जाओ, स्टेट में चले जाओ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस चैप्टर से बनते हैं और कतई जहर लेवल के बनते हैं। तो ये हेडेक नहीं होनी चाहिए आपको कि सर मैंने 9 क्लासेस पढ़ा दी। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं, वो मेरा फॉल्ट है बेटा। अगर मैं ज्यादा क्लासेस पढ़ा रहा हूं तो नुकसान मेरा, आपका नुकसान नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो इसलिए बोल रहा हूं ये सब मत बोलो। लोग पढ़ाने को तो 1-2 क्लास में खत्म कर देते हैं, लेकिन मैं फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं बैठा। मैंने अभी ग्रुप डी का एग्जाम देखा है बच्चों का, मार्क माय वर्ड्स, लंका लगी पड़ी बच्चों के, लंका, क्योंकि उनको ये टॉपिक क्लियर ही नहीं हुआ आज तक। चलिए, तो ये हमने बात यहां पे की है किसके बारे में, इंद्रधनुष के बारे में। आइए अब इंद्रधनुष के बाद साथ ही छोटा सा टॉपिक है हमारे पास में वस्तुओं के कलर के बारे में। ये भी हमारे पास बहुत छोटा सा टॉपिक रह जाता है, इसको सुनो ध्यान से कि सर वस्तुओं का रंग क्या होता है। और हमारे पास में 2 तरह के कलर्स बनते हैं, एक बनते हैं साथियों यहाँ पे प्राइमरी कलर्स, एक बनते हैं सेकेंडरी कलर्स। उनको भी जरा समझते हैं, आओ देखो ध्यान से। देखो वस्तुओं का रंग बहुत सिंपल था। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपको पीली पीली नजर आ रही है, तो ये पीला इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये सारे के सारे लाइट को लेगा और पीली लाइट को क्या करता है, आपकी आंखों तक पहुंचा रहा है। समझ गए? मतलब जिस तरह के रंग हम देख पाते हैं वो वस्तु क्या करती है साथियों, उस तरह के प्रकाश को हमारे लिए हमारे आंखों तक पहुंच जाती है। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है सर कि हमारे पास में कौन कौन से प्राइमरी कलर्स होते हैं, कौन से सेकेंडरी कलर्स होते हैं। इनके बारे में सीधी सीधी क्वेश्चन है जो बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर कि सर हमारे पास में कौन सा प्राइमरी कलर है, लाल हरा नीला है या लाल हरा पीला है। हमें ये बड़ा कंफ्यूज होता है कि हमारे पास में कौन से प्राइमरी कलर्स होते हैं, कौन से प्राइमरी कलर्स नहीं होते हैं। तो मैं इस बात की बात यहां पे बताता हूं, सुनो ध्यान से। आपसे पूछेंगे बताओ कि किन कलर्स को हम साथियों यहाँ पे प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लाइट को लेके, सुनो ध्यान से बेटा, सुन लो, बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चों के इसके अंदर कि किन रंगों को हम प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। सब प्राइमरी कलर्स क्या होता है, प्राइमरी कलर्स उनको कहा जाता है साथियों जो हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं, और बाकी सभी रंगों का जो निर्माण है उन्हीं रंगों से किया जाता है। तो प्रकृति में सबसे पहले जो हमें रंग प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है साथियों, उनको सिंपल सिंपल भाषा में बोलते हैं प्राइमरी कलर्स, उनको बोलते हैं प्राथमिक रंग। और बाकी जो अन्य रंग बनाए जाते हैं वो उन्हीं रंगों से बनाए जाते हैं, और जितने भी रंग बनेंगे उनको क्या कहा जाएगा, उन सबको साथियों कहा जाता है सेकेंडरी कलर्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं। क्लियर सारी बातें।
अब आपके मन में क्वेश्चन बनता है, सर हमारे पास में प्राइमरी कलर्स अलग अलग हैं, कौन से हैं? अलग अलग हैं। हम जब भी साथियों लाइट की बात करेंगे, सुनो ध्यान से, लाइट चैप्टर की बात करते हैं तो लाइट चैप्टर के अंदर यहां पे तीन ही प्राइमरी कलर्स होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला, जिसको बोलते हैं आरजीबी। क्या बोलते हैं? आरजीबी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ पे लाइट होती है जिसे बोलते हैं आरजीबी लाइट्स, देखा? तो रेड, ग्रीन, ब्लू। तो हमारी लाइट में साथियों हमेशा कितने तरह के प्राइमरी कलर्स होते हैं? तो लाल, हरा, नीला होता है। आप ये देखो कि लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, इन तीन रंगों को क्या कहेंगे? इनको बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। आर, यहां पे जी, और यहां पे क्या है साथियों हमारे पास बी। ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप पेंटिंग करने का शौक करते हैं, पेंट बनाने का शौक आपको, अगर आपको बेटा पेंटिंग करने का शौक है, जैसे पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग करने वालों के लिए जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो पेंटिंग करने वालों का साथी होता है यहाँ पे नीला, पीला, लाल। क्या होता है? नीला, पीला, लाल होता है। इसमें साथियों हरा नहीं होता। इसको मैं बताना चाहता हूं। देखो, अगर आप पेंटिंग करने वाले होते हैं तो पेंटिंग करने वालों का जो प्राइमरी कलर है वो अलग है। उनका कौन कौन सा है? लाल, येलो और ब्लू। दिखाई दिया आपको? इसमें हरा शामिल नहीं होता। तो ये भी हमारे पास प्राइमरी कलर्स होते हैं। लेकिन कौन से होते हैं भैया बताओ? ये होते हैं हमारे पास कौन से प्राइमरी कलर्स? जो पेंटिंग करते हैं, जो पेंट करते हैं, जिसमें हमें मिक्स करना होता है बहुत सारे कलर्स को। लेकिन हम जब लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रकाश के अंदर यहाँ पे तीन रंगों को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग बोलते हैं, जिसमें लाल, हरा, नीला होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बाकी सभी रंगों का जो निर्माण है वो इन्हीं से होता है। अब कैसे कैसे बनता है सुनो। देखो ध्यान से कि क्वेश्चन बनेगा हमसे एग्जामिनेशन में कि सर येलो कैसे बनेगा, तो आप यहां पे रेड और ग्रीन को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? येलो बन जाएगा। तो रेड और ग्रीन को अगर सेम रेशियो में मिलाते हैं, समान अनुपात में मिलाते हैं, तो कौन सा रंग बनता है साथियों? येलो बन जाता है। ठीक है भैया। अगर आप यहां पे ब्लू और ग्रीन को मिलाते हैं तो ब्लू और ग्रीन को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा साथियों? कयान बनेगा। क्या बनेगा? कयान। इसे बोलते हैं कयान। ठीक है। अगर आप यहां पे ब्लू को और रेड को मिला देते हैं तो हमारे पास बेटा कलर बनता है जिसे बोलते हैं मेजेंटा। और अगर मैं सभी रंगों को मिला देता हूं, सभी रंगों को, मान लीजिए कि मैंने फिक्स रेशियो में मतलब समान अनुपात में, सुनो ध्यान से, समान अनुपात के अंदर मतलब एक एक चम्मच मान लीजिए, तो अगर मैं सेम रेशियो के अंदर सभी कलर्स को मिला दूंगा तो मेरे पास व्हाइट कलर आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि व्हाइट कलर के अंदर से ये सभी रंग बनते हैं। क्लियर सारी बातें? तो इसे बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कलर्स और इसे बोलते हैं सेकेंडरी कलर्स। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कितने रंगों को हमने प्राथमिक रंग नाम दिया है? तो तीन कलर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। कौन कौन से हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है भैया। येलो कैसे बनता है? तो येलो बनता है रेड और ग्रीन को मिलाने से। कैसा रंग होता है? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी होता है, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, द्वितीयक होता है। ठीक है। कयान कैसे बनती है? ब्लू और ग्रीन को मिलाने से बनती है। अच्छा, मेजेंटा कैसे बनती है? रेड और ब्लू को मिलाने से बनती है। और अगर मैं सभी रंगों को एक साथ एक रेशियो में मिला देता हूं तो क्या बनेगा? तो हमारे पास बनेगा व्हाइट कलर। ठीक है। अच्छा, रेड, ब्लू, ग्रीन जो होती है वो किसमें होती है? लाइट में होती है। लेकिन हम जब पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग करते समय जो प्राइमरी कलर्स है उसमें किसको शामिल नहीं किया जाता? उसमें साथियों ग्रीन को शामिल नहीं किया जाता। वो मैंने लिखा हुआ है। समझ गए? ये बेसिक बेसिक बातें हैं साथियों जो तुम्हें नहीं बताती, तो ये मैंने बता दी। बहुत ही बड़ी तरीके से, गलती बिल्कुल मत करना। चलो, अब हमारा लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक को भी जरा पढ़ते हैं, उसको देखो ध्यान से। इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे बोलते हैं साथियों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है हमारे, और इन छोटे छोटे टॉपिक को मैं डिटेल से बता रहा हूं। आई विल लुक ऑन दिस। देखिए बालक, आपको यह पता है साथियों कि जब माध्यम में चेंज होता है, सुनो, कि जब यहां पे मीडियम में चेंज होती है तो कौन सी प्रोसेस होती है? जब मीडियम के अंदर यहां पे चेंज होता है, जब माध्यम में चेंज होता है तो प्रोसेस होती है साथियों जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है साथियों हिंदी में? इसे हिंदी में साथियों कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और जब मीडियम के अंदर किसी प्रकार से कोई भी चेंज नहीं होता, जब माध्यम के अंदर कोई चेंज नहीं होता, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को साथियों बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? इसे हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। अब आप समझो, एक कंडीशन है जिसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये होता है साथियों कि जब यहां पे मीडियम के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। आप समझ गए कि परावर्तन कब होता है?
परावर्तन तभी होता है जब माध्यम में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं मिलेगा, जब माध्यम में किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं होता। अब ये कंडीशन क्या होती है, कैसे होती है, सुनो, बहुत प्यारी कंडीशन बता रहा हूं, देखो ध्यान से। आपको बताऊं साथियों, हम जब बात करेंगे परावर्तन के बारे में, तो इसके अंदर जो माध्यम है वो क्या रहेगा, तो इस वाली कंडीशन में साथियों जो मीडियम रहेगा वो सेम रहेगा। अब इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि प्रकाश किरणें साथियों जानी चाहिए कहां से कहां पर, तो प्रकाश किरणें जानी चाहिए सघन से कहां पे, विरल माध्यम में। तो सघन से जाती है कहां पे, विरल माध्यम में। अब याद करो, मैंने कंडीशन पढ़ाई थी आपको जब मैंने प्रकाश के अंदर अपवर्तन पढ़ाया था, याद करो ध्यान से। मैंने साथियों जब आपको कंडीशन बताई थी कौन सी वाली, कि प्रकाश के अंदर यहां पे रिफ्रैक्शन होता है। तो मैंने पढ़ाया था आपको बहुत ही बढ़िया, कि जब प्रकाश किरणें यहां पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो वो यहां पे नॉर्मल से पास आती है, नॉर्मल से दूर जाती है, वो नॉर्मल से दूर जाती है। तो जब प्रकाश किरणें देखिए साथियों डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। अब जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा साथियों, वैसे वैसे प्रकाश किरणें भी बाहर जाएंगी। एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें प्रकाश किरणें साथियों देखो बाहर नहीं जाती, वो दोबारा से उसी मीडियम के अंदर वापस आ जाती है। समझ गए, मतलब क्या है साथियों, कि जब यहां पे प्रकाश किरणें, सुनना मेरी बात को, जब प्रकाश किरणें डेंसर से रेयर मीडियम में जाए और लौट के उसी मीडियम में वापस आ जाए, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमेशा कब होता है, जब प्रकाश किरणें कहां से कहां जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है। अच्छा, अगर मान लो कि रेयर से डेंसर में जाए, तो ये प्रोसेस कभी नहीं होने वाली। मतलब प्रकाश किरणें कहां से कहां जाएंगी, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तभी यहां पे कौन सी प्रोसेस होती है भैया, हमारे पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रोसेस होती है। क्या ये प्रोसेस भी है उल्टा पॉसिबल हो सकती है, नहीं हो सकती। मतलब ये कंडीशन जो है साथियों उल्टी पॉसिबल नहीं, उल्टी मतलब अगर मान लीजिए रेयर से डेंसर में आती है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाती। अब मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू समझाता हूं, देखो ध्यान से, इधर बोर्ड पे हैव अ लुक ऑन दिस। बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है, देखो ध्यान से, आप ये नोटिस करना। देखो ये प्रकाश किरणें हैं, तो प्रकाश किरणें साथियों जब यहां पे डेंसर से रेयर में जा रही है, ये ग्लास है। अब ये ग्लास के ऊपर क्या, देखो हवा है। प्रकाश किरणें कहां से कहां जाना चाहती हैं, ग्लास से हवा में जाना चाहती है। अब ये ग्लास से हवा में जाना तो चाहती है, लेकिन वापस कहां आ रही है, ग्लास के अंदर आ रही है, कांच के अंदर आ रही है। तो जब प्रकाश किरणें साथियों इस प्रकार से बाहर ना निकलकर उसी माध्यम में वापस लौटाएं, और लौटने के बाद यहां पे क्या करें, रिफ्लेक्शन करें, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा, सुनो ध्यान से, बॉस ये बातें बता रहा हूं, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। देखो कि भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर कंडीशंस बताओ, कंडीशंस क्या है, तो कंडीशंस यही है कि प्रकाश किरणें कहां से कहां जानी चाहिए, सघन माध्यम से कहां पर, विरल माध्यम में। लॉजिक क्लियर सारी बातें, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं डेंसर से लेके कहां पर, रेयर मीडियम में। और एक छोटा सा बुनता मसल, यहां पे थीटा सी की जो वैल्यू होती है वो 90 से ज्यादा होनी चाहिए। और थीटा सी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो थीटा सी को साथियों बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा साथियों, इसको हिंदी में है सिंपल सी भाषा में एक नाम दिया जिसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। सर ये क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण बेटा वो कोण होता है जहां पर प्रकाश किरणें लौट कर उसी मीडियम में वापस आ जाती है। भैया मैं समझा नहीं, इस बात को समझा रहा हूं। देखो आप नोटिस करो कि प्रकाश किरणें थी, ये बाहर जाना चाहती थी, लेकिन ये प्रकाश किरणें बाहर ना जाके कैसे हुई, इस तरह से हो गई। मतलब इसमें प्रकाश किरणें जो है साथियों बाहर ना जाके इस मीडियम में वापस आ गई हैं। अब ये बताओ कि यहां पे साथियों जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा, ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है इसे बोलते हैं थीटा सी। ये 90 से कम है, 90 से ज्यादा है, ये 90 से ज्यादा है। अगर ये थीटा सी 90 से कम होता तो प्रकाश किरणें बाहर चली जाती। सर बिल्कुल सही बात है। तो जिस पॉइंट के बाद प्रकाश किरणें साथियों उस मीडियम में लौट के वापस आती हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। और क्रांतिक कोण की जो वैल्यू होती है वो 90 से ज्यादा होनी चाहिए। बस इतना सा पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये कंडीशन समझ लोगे, आपके सारे के सारे फैक्ट यहां पे कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन बनता है इसके भैया एग्जाम्पल्स बता दो। तो क्वेश्चन बनता है साथियों यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स भैया यहाँ पे हीरे का चमकना, जिसे बोलते हैं डायमंड का यहाँ पे शाइन करना। तो यहाँ पे डायमंड जो शाइन करती है क्यों करती है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। हमें साथियों मिराजेस बनते हैं, मरीचिका बनती है। तो मृग मरीचिका, सॉरी मरीचिका क्या होती है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। देखो कि गर्मी के मौसम में साथियों आपको रोड पर अक्सर इस प्रकार से पानी पानी नजर आता होगा, या रेगिस्तान में कभी जाओगे तो रेगिस्तान के अंदर साथियों दूर कहीं पे पानी पानी नजर आता है, उसे बोलते हैं मृग मरीचिका।
अच्छा, मृग मरीचिका का एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? सुनो ध्यान से। इसमें मृग मरीचिका का मतलब होता है साथियों, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है मृग, एक होती है मरीचिका। मृग शब्द को हिंदी में कहते हैं हिरण, और मरीचिका को बेटा बोलते हैं प्यास, हिरण की प्यास। अब हिरण की प्यास क्या है तो सुनो। हिरन जो यहाँ पे ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं, मतलब बताऊं कि रेगिस्तान के अंदर भी बहुत सारे हिरन देखने को मिलेंगे। तो हिरन जो होता है ना साथियों, गर्मी के मौसम में जब प्यासा होता है, उसे दूर कहीं पर इस तरह से पानी का आभास होता है। ये पूरी ताकत लगा कि उस हिस्से पे जाएगा, दौड़ेगा दौड़ेगा, और जब पास जाके दिखता है तो वहां पे पानी नहीं है। इसे फिर दूर कहीं पे दोबारा से इस तरह से पानी होने का एहसास होता है। ये दोबारा से पूरी शक्ति लगा के उसको पास जाएगा, दिखता है पानी नहीं है, और इस तरह से भागते 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 कभी कभी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहते नहीं है कि जो चीज नहीं है उसके लिए भागा जा रहा है, उसके लिए भागा जा रहा है। इसी तरह से आप लोग भी हैं, कुछ चीजें नहीं है लेकिन भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। इसे तृष्णा बोलते हैं, मृग तृष्णा बोलते हैं, मृग मरीचिका बोलते हैं। ठीक है, क्लियर सारी बातें। तो जो मृग मरीचिका होती है ना बालक, ये मिराज होती है। और मिराज जो होती है वो किस कारण से होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आपसे पूछेंगे बताओ कि सर यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो होती है जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल तंतु, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो यहाँ पे किस सिद्धांत पे काम करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करती है। हम आपको बता दूं कि हमारे शरीर में बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे एंडोस्कोपी होती है। तो हमारे शरीर के अंदर वाले भागों की बेटा जांच करने के लिए हम यूज करते हैं एंडोस्कोपी का। तो एंडोस्कोपी यहां पे किस सिद्धांत पे काम करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करती है। समझ गए? तो ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट थे जो मैंने समझा दिया आपको। बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर। और यहां तक साथियों हमने सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो पूरे पढ़ लिए हैं, कोई भी चीज मैंने नहीं छोड़ी आपके लिए। जितना मुझे बताना था मैं बता चुका हूं, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि आपको चार ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे किसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो बस याद करना चाहते हो, जो डेंसर होगा और जो रेयरर होगा उसको पहचानना है। बस यही क्वेश्चंस बनते हैं सीधे सीधे। बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर कि याद की बात पूरी क्लियर की नहीं है। अच्छा, प्राइमरी कलर्स में सेकेंडरी कलर्स में जो डिफरेंस है वो पता चल गया ना आपको? सर बट पता कैसे चलेगा कि कोई चीज है या नहीं है? मतलब समझा नहीं मैं इस बात को। हाँ, इसकी बेटा एक एक्सपेक्टेड क्लास में ले लूंगा। मतलब मैं, बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर एक काम करो, इसकी एक एक्सपेक्टेड क्लास ले लो। ठीक है, इसकी बेटा मैं एक्सपेक्टेड क्लास ले लूंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पे टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। बोलो हाँ या ना? क्लियर सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने पढ़ा दी आपको सारी सारी बातें जो एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट थी। हमने सारी की सारे फैक्ट को यहाँ पे कवर कर लिया। कोई डाउट है आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। हमारा सेशन आज इतना ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब एक चीज को सुनो। हमने साथियों यहाँ पे सारे के सारे फैक्ट समझ लिए हैं। आपको मैं बता दूं साथियों, ये जो फैक्ट था ना, ये जो मैं क्लास लिया था आज ये क्लास के अंदर इसके क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। मतलब जितना मैंने समझाना था समझा चुका हूं, लेकिन आप लोग बोलते हैं भैया प्लीज आपने दो तीन टॉपिक छोड़ दिए, तो इसके क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चंस बनेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें? बोलो हाँ या ना? चलो, अब दूसरी बात, कल से साथियों हमारे यहाँ पे टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके पास में कोई समस्या है तो बता दो, और कल से हम यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। अब आप जो भी समस्या है आप पूछ लीजिए, सर नोट्स कैसे बनाना है? देखो नोट्स बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि मैंने आपको ई बुक दे दी है। ठीक है, मैंने ई बुक दे दी है, और आपसे मैं बस यही कहूंगा कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स से फायदा ये रहेगा कि आप यहाँ पे अपनी चीजों को अच्छी तरह से रिवाइज कर पाएंगे। इतने सारे मैंने फैक्ट समझाए हैं आपको, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। जितने मैंने क्वेश्चंस कराए उतने क्वेश्चंस को जरूर कर लो, कि वो क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे परेशान है सर कि एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 इससे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके एनटीपीसी है, रेलवेज के सभी एग्जामिनेशन हैं, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, ये सबकी प्रिपरेशन भी एक ही बैच में होने वाली है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपके जितने भी फंडामेंटल बैच होते हैं उस सबकी तैयारी भी एक साथ हो जाएगी। यहां पर चिल रहो। ठीक है, चलिए सर सारी की सारी ई बुक दे दो, थोड़ा सा वेट करो यार तुम लोग ई बुक के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आज रात के 9 बजे मैं क्लास लूंगा बायोलॉजी की, सुबह नहीं हो पाई थी, आज रात के 9 बजे मैं क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं।